नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, महिला भविष्य दृष्टा से जो मेरी चर्चा हुई उसमें आज यह तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में भारतवर्ष के विषय में उन्होंने क्या इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शंस किए हैं, क्या सनसनीखेज खुलासे किए हैं, क्या क्या चुनौतियां आएंगी भारत के सामने, इन चीज़ों के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत रोचक है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। और मेरे चैनल को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मालूम है महिला भविष्य दृष्टा से जो मेरी बात हुई थी जुलाई के अंत में, उसमें मैं 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। एक वीडियो में 2024 के चुनावों में भारत में क्या क्या होगा, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, कौन जीतेगा, इसके बारे में मैंने बताया है। और एक वीडियो मैंने कल्कि अवतार, सनातन धर्म, कल्कि एवं कली का युद्ध किस तरीके का होगा, उसके विषय में मैंने दूसरा वीडियो आप लोगों को दिया है। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में भारत के विषय में चर्चा होगी। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ क्योंकि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स थे, उनके वीडियोज़ को बनाने में थोड़ा सा समय लगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में कमेंट कर रहे थे कि आप फिर से वीडियो कब दोगे महिला साइकिक के बारे में। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के विषय में जब मैंने उनसे पूछा कि भारत का भविष्य आपको किस तरीके का दिखता है, तो उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य अगले कुछ वर्षों में बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये अगले 5 वर्ष जो होंगे ये बहुत मददगार होगा इस बात में कि सनातन का उदय, सनातन का प्रसार पूरे विश्व में हो और उसमें एक भारत एक एग्जाम्पल के रूप में लीड करेगा। जियोपॉलिटिकल तरीके से, जियो इकोनॉमिक तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामरिक दृष्टिकोण से, सैन्य शक्ति के मामले में, दूसरे देशों को मदद करने के मामले में भारत बहुत अच्छा करेगा। उन्होंने कहा कि विश्व की आर्थिक समस्याएं जो अभी हैं वो अभी कुछ दिनों तक और रहने वाली हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी भारत आर्थिक रूप से अच्छा करता रहेगा। और अगले 5 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था आज जितनी है उससे लगभग यदि दोगुनी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज यदि $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की, तो 5 वर्ष के बाद यदि 2028-29 में आप बात करेंगे तब तक हो सकता है इंडियन इकोनॉमी $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाए या शायद उससे ज़्यादा भी। शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि भारत नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी रहेगा। अपने नॉलेज के लिए, नए नॉलेज के लिए भी और पुरातन नॉलेज के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाएगा और इसीलिए एक विश्व गुरु बनने की राह पर भारत अग्रसर है। उन्होंने कहा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तिलकोदिक वो स्थिति आने में तो अभी काफ़ी समय लगेगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अगले 5-6 वर्षों में आप ये अवश्य देखेंगे कि भारत की कुछ संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो विश्व में अच्छा करती हुई दिखेंगी। अपने शिक्षकों के वजह से, अपने विद्यार्थियों के वजह से, अपने वैज्ञानिकों के वजह से, अपने चिकित्सकों के वजह से भारत पूरे विश्व में जाना जाएगा। कई तरह का टेक्नोलॉजी, नए स्टार्टअप्स, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य का क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सभी क्षेत्रों में भारत बहुत अच्छा करेगा और इसके वजह से विश्व में इसका साख बनेगा। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक प्रोटेक्शनिस्ट एनवायरनमेंट की ओर बढ़ रहा है। अधिकतर देश अपने अपने सीमाओं के अंदर रहना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा नो हाउ एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे और कुछ देश ऐसे भी होंगे जो अपने आप को दूसरे देशों पर, खास करके छोटे और कमज़ोर देशों पर
थोपने का प्रयास करेंगे। ऐसे माहौल में भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपना विज्ञान, अपने लोग, अपनी शिक्षा व्यवस्था दूसरे जगहों को देगा और इसके वजह से विश्व के बहुत सारे देश, खास करके जिन देशों की आज कोई नहीं सुनता है, वो सभी देश भारत के साथ आएंगे। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कई फोरम्स में इंक्लूड किया जाएगा विश्व के लेवल पर, और कई सारे नए जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फोरम्स भारत खुद बनाएगा भी, उसका रचयिता स्वयं होगा, जिसमें विश्व के और भी बहुत सारे देश शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर चुका है भूतकाल में। पहला अपॉर्चुनिटी भारत के सामने उस समय था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी का देहांत हो गया। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या शास्त्री जी का देहांत नेचुरल था। वो हंसते हुए कहीं कि यदि शास्त्री जी का डेथ नेचुरल होता मुकेश जी, तो उनके डेथ के ऊपर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आया आज तक। इसी बात से आप लोगों को समझना चाहिए कि शास्त्री जी का डेथ नॉर्मल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दूसरा अपॉर्चुनिटी भारत के समक्ष बहुत अच्छा उस समय में आया था जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे पीवी नरसिंह राव, लेकिन उस समय की राजनीतिक मजबूरियों के वजह से जितना वो कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने लिबरलाइजेशन भारत को दिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन का ड्राफ्ट तब तक नहीं तैयार कर पाते जब तक कि उनका प्रधानमंत्री उनके साथ नहीं होता। हम लोग सभी लोग मनमोहन सिंह जी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, लेकिन उसका असल क्रेडिट पीवी नरसिंह राव को मिलना चाहिए। तीसरा अपॉर्चुनिटी उन्होंने कहा भारत ने तब मिस किया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि यदि 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कंटिन्यू हो जाती तो भारत शायद अभी तक कहीं और होता। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, भारत आगे अच्छा ही करेगा। उनका कहना है कि भारत तरक्की तो करेगा, लेकिन भारत को कुछ चीज़ों से बचना भी पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत को बहुत ही प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। जिस तरीके से आज़ादी के बाद हम लोग आइडियलिज्म के चक्कर में पड़कर हम लोगों ने अपना बंटाधार किया, वो गलती दोबारा नहीं करनी होगी। भारत को ज़मीन से जुड़ा रहना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे डेंजरस चीज़ हो सकता है भारत में, उनके अनुसार, वो है अति राष्ट्रवाद, शॉविनिज्म, जिंगोइज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म का उदय। उन्होंने कहा कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो सडनली इस पावर को पचा नहीं पाएगा और वो अति राष्ट्रवाद के चक्कर में इस देश का भी नुकसान करेगा और सनातन का नुकसान करेगा। भारत को चाहिए कि नॉलेज ड्रिवन पावर के रूप में ही अपने आप को पेश करे और एक हेल्पफुल नेचर रखे। उन्होंने कहा विश्व की कई सारी शक्तियां भारत को इन्वॉल्व करना चाहेंगी अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि कई बार व्यापार करने के चक्कर में भी भारत कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें नहीं होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को हम हथियार बेचते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो ठीक है, पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उस देश के विरुद्ध जितने भी देश हैं वो आपके भी विरुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत अभी एक छद्म युद्ध के माहौल से गुजर रहा है और पिछले कई वर्षों से गुजर रहा है, आगे भी ये चलता रहेगा। और 2025 मध्य के बाद शायद प्रत्यक्ष रूप से भी भारत पर कुछ अटैक्स हों
भारत को बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, जिसमें भारत के पड़ोसी तो सम्मिलित होंगे ही, बहुत सारी संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी, बहुत सारे कॉरपोरेट सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि आज जो ये छद्म युद्ध चल रहा है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं और सभी लोग अपना अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। उसमें जिहादी ग्रुप्स भी हैं, इवेंजलिस्ट ग्रुप्स भी हैं, लेफ्टिस्ट्स हैं और बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के इस इतने बड़े मार्केट पर उनका एकाधिकार हो। वो कहती हैं कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभर कर आए, क्योंकि यदि भारत एक शक्ति के रूप में उभर कर आता है तो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स का फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि भारत इतनी तरक्की करेगा कि एक सुपर पावर इतना जल्दी तो नहीं बनेगा, लेकिन पूरे विश्व में भारत की बड़ी साख होगी। उन्होंने कहा भारत इंडियन ओशन रीजन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में तो एक्टिव होगा ही, लेकिन अब भारत इसके बाद भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में भी बहुत एक्टिव होगा। एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, ये जो पूरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भारत बहुत एक्टिव होगा। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति इतनी होगी कि अमेरिका जैसे देशों को भारत की सुननी पड़ेगी और वो भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक भारत के साथ काम करेगा और भारत भी इस जिम्मेवारी को समझेगा। बहुत सारे जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, खास करके एनवायरनमेंट वाला मुद्दा, उसमें भारत एक अग्रणी रोल प्ले करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 मध्य के बाद भारत को भी हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ फेस करना पड़ेगा, लेकिन इन सभी चीज़ों से उबरेगा भारत और 2028 के बाद भी भारत की जो ये गौरव यात्रा है, ये अनवरत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा चीज़ जो अब भारत के साथ होगा वो है कि अब यहाँ के युवा धर्म में वापस इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। बीजेपी के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा देखिए, बीजेपी अभी कुछ दिनों तक रहेगी और बीजेपी कुछ दिनों तक इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है। उन्होंने कहा बीजेपी का सबसे बड़ा मित्र यदि भारत में कोई है तो वो विपक्ष है। उन्होंने कहा विपक्षी लामबंद होना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन हो। और अब सोशल मीडिया के युग में जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि सिर्फ आप जो फ्रीबीज वगैरह देंगे उसके बल पर आप पावर में नहीं आ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों को स्वतंत्रता का वैल्यू नहीं पता है। सभी के लिए नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने इंडिपेंडेंस का वैल्यू नहीं पता है। उन्होंने कहा कि ये मुफ्तखोरी जो है ये भारत को पिछले कई 100 वर्षों से परेशान कर रहा है और ये एक ट्रेंड हो गया है कि आपको यदि सत्ता में बने रहना है तो नीचे के लोगों को आप कुछ अफीम खिलाते रहो, कुछ देते रहो और राज करते रहो और अपनी जेबें भरते रहो। यही ट्रेंड इंडिया में पिछले कई 100 वर्षों से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब ये 2025 के बाद जो प्रत्यक्ष रूप से भी भारत युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करेगा, उसमें भारत के बहुत सारे इंटरनल लोग, अंदर के ही लोग होंगे जो बाहर की शक्तियों को मदद करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब यहाँ के लोग ही देश की राष्ट्रीयता में, देश की अस्मिता में, देश के गौरवशाली इतिहास में यदि विश्वास नहीं रखेंगे और उसको प्रमोट नहीं करना चाहेंगे तो ये तरक्की किस काम का। फ्रेंड्स, दूसरे देशों के बारे में भी, दूसरे मुद्दों पर भी इस लेडी से मेरी बातचीत हुई थी, जैसे अमेरिका, यूरोप, पूरे विश्व की राजनीति, रूस यूक्रेन युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध,
इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन सभी को एक वीडियो में डालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर रोकूंगा और आगे फिर दूसरे मुद्दों को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। यदि आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी लोगों से साझा कीजिएगा इसको। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता